सभी को शुभोदय। बड़े घर की बेटी कहानी का अंतिम भाग के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतिम भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में और कुछ बातों को कहूँगा कि पहले जो भाग में बेनी माधव सिंह का परिवार के बारे में, बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे, बड़ा बेटा श्रीकंठ और छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह। बड़ा बेटा बीए की उपाधि प्राप्त किया था, बीए की अंग्रेजी उपाधि प्राप्त किया था, और छोटा बेटा देखने में सजीला जवान था। और श्रीकंठ के बारे में भी कुछ जानकारी दिया था मैंने आपको। श्रीकंठ कैसा आदमी था, अंग्रेजी डिग्री प्राप्त करने पर भी किस तरह श्रीकंठ अपने भारतीय संस्कृति को बिना तिरस्कार किए, अंग्रेजी संस्कृति को तिरस्कार करते हुए भारत की संस्कृति को किस तरह वो प्रोत्साहित कर रहे थे, और श्रीकंठ को गौरीपुर गांव की सारी स्त्रियां क्यों विरोध कर रहे थे, इसके बारे में भी ये जो पाठ में आया है। और आनंदी के बारे में, आनंदी के परिवार के बारे में, आनंदी के पिता के बारे में। आनंदी के पिता कौन है? भूप सिंह। और भूप सिंह कैसे आदमी थे, आनंदी का विवाह किस तरह श्रीकंठ के साथ होता है, और आनंदी अपने ससुराल के घर आकर किस तरह ये अपने आप को अनुकूल बना लेती है। इतनी चीज़ें पहले दृश्य में आते हैं। जो दूसरे दृश्य में आता है कि आनंदी और श्रीकंठ का छोटा भाई लाल बिहारी सिंह और आनंदी के बीच किस तरह झगड़ा होता है, वो दोनों क्यों झगड़ पड़ते हैं, उसके बारे में भी दिया गया है। और तीसरे दृश्य में आनंदी और लाल बिहारी सिंह के झगड़े के बाद जो तीसरे दृश्य में श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते हैं। हर शनिवार कि वो एक शहर में दफ्तर में काम करते थे, कि हर शनिवार को वो घर आया करते थे। किस तरह आनंदी श्रीकंठ का इंतज़ार करती है, श्रीकंठ आने के बाद क्या उसका अंजाम क्या होता है, इसके बारे में कहा गया था। जो पिछले दृश्य माने तीसरे दृश्य में श्रीकंठ और बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ के पिता बेनी माधव सिंह के बारे में हम देखे थे कि बेनी माधव सिंह और श्रीकंठ के बीच होने वाले वार्तालाप के बारे में तो देखे थे हम लोग कि क्या वो दोनों किस तरह की बातें करते हैं। श्रीकंठ बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि लाल बिहारी सिंह एक अनुचित काम तो नहीं किया था। लाल बिहारी सिंह अपनी भाभी आनंदी पर खड़ाऊ फेंक मारी थी, उसकी वजह से उसकी उंगली में चोट आई थी। एक अव्यवहार के वजह से, बेनी माधव सिंह के अव्यवहार के वजह से श्रीकंठ को गुस्सा आकर अपने पिता के पास जाकर ये कहता है कि मैं बेनी माधव सिंह को अपना, लाल बिहारी सिंह को मैं अपना भाई नहीं समझता, नहीं तो मैं घर में रहना, नहीं तो लाल बिहारी सिंह घर में रह सकता है, कहकर अपने पिताजी से वो कह देता है। इतना कहने पर पिताजी भी उनसे सहमत नहीं थे, कि पिताजी भी श्रीकंठ से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तू स्त्री के पीछे जा रहा है,
कि ये कहता है कि श्रीकंठ, मैं स्त्री के पीछे पीछे नहीं जा रहा हूँ, कि तुम्हें पता है कि इस गांव में मेरे समझाने बुझाने पर बहुत सारे परिवार संभल गए हैं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से कहकर वो कह देता है। ये सारे बातें लाल बिहारी सिंह खड़े होकर, दरवाजे के पास खड़े होकर सुनता रहता है, कि सुनकर कि ये रो पड़ता है। अभी लाल बिहारी सिंह को अंत में क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि मैं कितनी बड़ी गलती किया था। लाल बिहारी सिंह सोचा था कि बड़ा भाई श्रीकंठ सिंह इसको कुछ भी नहीं कहेगा, सिर्फ इसको समझा देगा, इस तरह सोचा था। मगर इस तरह एक निर्दयता की मूर्ति बने हुआ था श्रीकंठ सिंह, कि लाल बिहारी सिंह इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। इतना होने के बाद लाल बिहारी सिंह अपने कमरे को जाता है, ये सारी बातों को सुनने के बाद, क्योंकि श्रीकंठ लाल बिहारी को इतना प्यार कर रहा था। हर हफ्ते ये शहर से आ रहा था, जब लाल बिहारी सिंह के लिए अपना बड़ा भाई कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आ रहा था। इतना अपना भाई से प्यार कर रहा था। इसके अव्यवहार की वजह से अब श्रीकंठ लाल बिहारी सिंह को बहुत ही विरोध कर रहा है, कि ये विरोध की वजह से लाल बिहारी सिंह का हृदय भर आता है। ये क्या करता है, रोते हुए अपने कमरे को जाकर कपड़े बदलकर, आंग पोंछकर अपनी भाभी के पास आता है। आकर कहता है कि भाभी, भैया ने निश्चय कर लिया है कि वो मेरे साथ घर में नहीं रहेंगे, अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, कहकर अपनी भाभी से कहता है कि मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना, कहकर लाल बिहारी का गला भर आता है, रो पड़ता है। इतना जो तीसरा दृश्य। आज हम देखेंगे चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। यहाँ चौथे दृश्य में कि अपनी भाभी से क्षमा मांगने के लिए आया है लाल बिहारी। द्वार पर खड़ा होकर वो क्षमा मांग के वहीं खड़ा रहता है। उतने में श्रीकंठ सिंह वहाँ आते हैं। श्रीकंठ बहुत ही गुस्से से आता है कि भाई को खड़ा देख तो घृणा से आंखें फेर ली। घृणा मतलब हेट, कि वो घृणा से क्या करते हैं, आंखों को फेर लेता है। कतरा कर निकल गए, कतरा कर मतलब कि वो उसको बिना देखे ऐसे ही निकल जाता है, जैसे वो उसकी परछाई से भी दूर भागता हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। अब आनंदी को भी लाल बिहारी का रोना देखकर क्या हो रहा है कि इसकी शिकायत की थी, मगर लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। मैं आनंदी के बारे में आपको पहले ही कहा था, आनंदी एक गुणी स्त्री थी, एक गुणवती थी, और ये दयावती भी थी। दयावती मतलब सिंपति वाली, अंग्रेजी में उसको सिंपति कहते हैं। वह स्वभाव से क्या थी, दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। इसको थोड़ा भी उसके बारे में ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, श्रीकंठ इतना गुस्सा हो जाएगा और लाल बिहारी को घर से निकाल देगा। वह मन में अपने पति पर झंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं, कि ये आग तो लगा दी, कौन, आनंदी। अब वो कह रही है कि ये क्यों इतना गर्म हो रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें। अभी आनंदी को भी डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है, ये कहीं मुझे, ये कहाँ काम कर रहा था, इलाहाबाद के दफ्तर में काम कर रहा था, कि ये आनंदी को अभी डर लग रहा है कि कहीं ये गुस्से में मुझे इलाहाबाद मेरे साथ चलो कहने पर मैं क्या करना। क्योंकि उन दिनों की जो स्त्रियां ऐसी थी कि वो अपने गांवों में ही
उनको मन लग रहा था। शहरों में उनको रहने के लिए बहुत ही दिक्कतें हो रही थी। आजकल की स्त्रियां गांवों में रहने के लिए दिक्कत महसूस करती है, शहरों में रहने के लिए वो पसंद करती हैं। मगर उन दिनों की स्त्रियां बहुत ही अलग थी। तो कैसे क्या करूँगी, ये सोच रही है कि कहीं मुझे वो इलाहाबाद चलने के लिए कहा तो क्या करना, क्या करूँगी। इस बीच में अब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना। तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया, क्योंकि लाल बिहारी पर आनंदी को भी गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? क्योंकि आनंदी पर खड़ाऊ फेंक मारा था। कौन है? लाल बिहारी सिंह। कि ये गुस्सा था तो भी लाल बिहारी अब दरवाजे पर खड़े होकर क्या बोल रहा है, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ, जो कुछ भी मुझसे गलती हुई उससे क्षमा करना, फॉरगिव मी कह के बोल रहा है। रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। थोड़ा थोड़ा गुस्सा था ना, वो गुस्सा भी क्या हो गया, पानी हो जाता है। वह रोने लगी। मन का मैल धोने धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। देखो, मन का जो मैल कहते हैं, मन में जो मैल रहता है, मैल मतलब जो भी घृणा हो और जो भी दूसरों के ऊपर की जो गुस्सा हो, सब कुछ जब आदमी रोता है। मगर तो मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई भी एक चीज़ कपड़े पर पड़ जाती है तो कपड़ा गंदा हो जाता है, वो मैल धोने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मन का मैल धोने के लिए आंसुओं का, नयन जल मतलब आंसू, टीयर्स, टीयर्स काफ़ी हैं। टीयर्स से क्या होता है, मन का जो मैल क्या होता है, पाक हो जाता है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ को देखकर क्या कर रही है, कौन? आनंदी कह रही है कि अपने पति से लाला क्या बहुत रो रहे हैं। कहाँ? बाहर खड़े होकर। आनंदी भीतर। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? श्रीकंठ गुस्से में है, श्रीकंठ प्रश्न कर रहा है, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। आनंदी अपने आप को क्या कर रही है, डांट रही है। क्यों डांट रही है? क्योंकि मेरी जीभ जले, मैं कहाँ से ये झगड़ा उठाया था कहकर। श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। श्रीकंठ क्या कह रहा है, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें। आनंदी कह रही है, तुम बहुत पछताओगे, ऐसा ना हो वो गुस्से में कहीं चला जाए। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। श्रीकंठ नहीं उठता आनंदी कहने पर भी। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो कहकर बोलता है, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मैं भी उन्हें मेरा मुंह नहीं दिखाऊंगा कहकर लाल बिहारी कह देता है। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। यहाँ क्या होता है देखो, इतना कहने पर भी श्रीकंठ नहीं उठता, तो लाल बिहारी क्या करता है, वहाँ से जाने की तैयारी करता है। अंत में आनंदी क्या करती है, आनंदी ही क्या करती है, ये श्रीकंठ नहीं उठता, बहुत गुस्से में है, सोचकर कि ये क्या करती है, उठती है, दरवाजे पर जाकर क्या करती है, लाल बिहारी का हाथ पकड़ लेती है। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भरे बोला। लाल बिहारी क्या करता है, पीछे फिर के देखता है तो उसकी आंखों में से आंसू छलकते रहते हैं। कहता है कि मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। ये दुख में कहता है कि आनंदी पूछती है कि कहाँ जाते हो, कहने पर लाल बिहारी कहता है, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी,
मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। अभी लाल बिहारी को वो जो गलती किया था ना, वो गलती का सारा जो पश्चाताप अभी उसको हो रहा है, इसीलिए कह रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ रहने लायक नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ना। आनंदी कहती है कि तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें एक भी पग आगे नहीं बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरे तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। लाल बिहारी कहता है कि जब तक भैया को मेरे ऊपर गुस्सा चला जाएगा, जब तक मैं इस घर में नहीं रह सकूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। आनंदी कहती है कि मैं भगवान की कसम खा के बोल रही हूँ, तुम्हारे ऊपर मुझे थोड़ा भी क्या नहीं है, गुस्सा नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। अभी आनंदी और लाल बिहारी दोनों का जो वार्तालाप सुनता रहता है श्रीकंठ, कि इसका भी हृदय क्या होता है, पिघल जाता है। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। वो बाहर आता है, श्रीकंठ आकर क्या करता है, लाल बिहारी को गले से लगा लेता है। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। दोनों भाई क्या करते हैं, रोते हैं। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। लाल बिहारी कह रहा है कि सिसकते हुए कहता है कि लाल बिहारी, भैया तुम्हें कभी भी मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। लाल बिहारी कह रहा है कि इसके बदले में तुम्हें मुझे कोई भी दंड दो, कोई भी मुझे पनिशमेंट, दंड माने पनिशमेंट दो, मैं सहर्ष, मैं खुशी से क्या करूंगा, उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्ला, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। श्रीकंठ क्या कह रहा है कि भाई इन बातों को बिल्कुल क्या करो, तुम भूल जाओ। ऊपर वाला चाहा तो ये अवसर कभी ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बेनी माधव सिंह को परेशानी हो गई थी, क्योंकि एक पुराने आदमी थे। ये भावों को समझते थे, किस तरह क्यों गांव के लोग घर में आ रहे हैं, और वो कुछ कारणों को लेकर घर में आकर बैठ कर कि हमारे जो परिवार के मामले का लुत्फ़ उठा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बेनी माधव सिंह को एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई रहती है कि ये जो मामला किस तरह हल किया जाए। बेनी माधव सिंह बाहर से आते ही दोनों भाइयों को गले लगे देखकर क्या आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। देखो यहाँ कहा, वो बोल रहे हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। कौन बना लेती हैं बिगड़ता हुआ काम? बड़े घर की बेटियां। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंद की उदारता को सराहा। जो भी ये जो आनंद की जो ये किस्से को सुना, हर आदमी भी आनंदी को क्या करते हैं, सराहते हैं। सराहना मतलब अप्रिशिएट करना। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है, वो जो प्रश्न है, बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है, कि वो प्रश्न का जो उत्तर है बड़े घर की बेटी कहकर लिखना, आनंदी कहकर लिखा तो गलत होता है। तो आप लोगों को ये कहानी समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ कुछ प्रश्न हैं,
उन प्रश्नों के बारे में देखेंगे। ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? ठाकुर साहब कौन यहाँ? बेनी माधव सिंह। यहाँ 2 बेटे श्रीकंठ और लाल बिहारी। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे बेंट के रूप में दे चुके थे? वकीलों को। तीसरा जो प्रश्न, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? ठाकुर साहब का बड़े बेटे का नाम क्या था? श्रीकंठ। श्रीकंठ कब घर आया करते थे? शनिवार। दूसरा प्रश्न, आनंदी के पिता का नाम लिखिए। आनंदी के पिता भूप सिंह। और एक प्रश्न, थाली उठाकर किसने पलट दी? किसने पलट दी थाली उठाकर? किसने पलट दी? लाल बिहारी सिंह। गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह थे। किसकी आंखें लाल हो गई थी? लाल बिहारी सिंह के आंखें लाल हो गई थी। 9वां प्रश्न, बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है? बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है? बड़े घर की बेटी कहकर लिखना, यहाँ आनंदी कहकर नहीं लिखना। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन हैं? कौन? एक सुंदर कहानी। ये सुंदर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आप सब समझ गए होंगे। आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।